साल 2026 27 जुलाई की सुबह करीब 9:30 बजे का वक्त था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज इलाके के सेक्टर 8 में अचानक विजिलेंस की टीम पहुंचती है। टीम की अगुवाई बिजनेस इंस्पेक्टर रतन सिंह कर रहे थे। टीम सीधे एक मकान के अंदर दाखिल होती है और फिर शुरू होता है कई घंटों का चलने वाला सीक्रेट ऑपरेशन। अधिकारी कभी दीवारों को थपथपाते, कभी छत की जांच करते और कभी फर्श पर आवाज सुनकर यह पता लगाने की कोशिश करते कि कहीं कोई गुप्त जगह तो नहीं बनाई गई। घंटों की तलाशी के बाद एक अधिकारी की नजर कमरे में रखी एक बड़ी अलमारी पर पड़ती है। जैसे ही अलमारी हटाई जाती है, पीछे दीवार में बनी एक विशाल तिजोरी दिखाई देती है। जब उस तिजोरी को खोला गया तो अंदर का नजारा देख कोई हैरान रह गया। सबसे पहले नोटों की गड्डियां बाहर निकलनी शुरू हुई, फिर सोने के बिस्किट और उसके बाद चांदी के बिस्किट भी निकलने लगे। जब पूरा सामान का आकलन किया गया तो शुरुआती अनुमान के करीब 35 करोड़ रुपए का वो सारा सामान था। इसमें नकदी, सोना, चांदी और दूसरी संपत्तियां भी शामिल थी। अगले ही दिन ये खबर अखबारों और सोशल मीडिया पर छा गई। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर एक ARTO स्तर का अधिकारी इतनी अकूत संपत्ति कैसे इकट्ठी कर सकता है। आखिर ये पूरा खुलासा हुआ कैसे, इस कहानी को आज विस्तार से समझते हैं। पूर्व ARTO ललित कुमार की कहानी शुरू होती है कानपुर से। उस समय के ARTO नहीं बल्कि RI रीजनल इंस्पेक्टर के पद पर वो तैनात थे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन दिया। उसकी सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी, लेकिन उससे 300 रुपए की रिश्वत मांगी गई। उस व्यक्ति ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। मामला सिर्फ 300 रुपए का नहीं था बल्कि आत्मसम्मान का था। इसलिए उसने हार नहीं मानी और लगातार उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र भेजने उसने शुरू कर दी। आखिरकार उसकी शिकायत लखनऊ स्थित ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तक पहुंच जाती है। शिकायत को गंभीरता से लिया गया और 11 सितंबर 2020 को इस मामले की जांच एंटी करप्शन टीम को सौंप दी गई। शुरू हुई, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। एक एक दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और आय के स्रोत की जांच में लगभग 4 साल का समय लग गया। इसके बाद 11 जून 2024 को कानपुर एंटी करप्शन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर चंद्रावन सिंह ने ललित कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। ये FIR प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13/2 और 13/1B के तहत दर्ज की गई। जांच में सामने आया कि वैध स्रोतों से उनकी आय करीब 93,26,658 रुपए थी, जबकि उनकी अवैध संपत्ति में उन्होंने लगभग 1,61,61,65 रुपए खर्च किए। यानी आय और खर्च के बीच लगभग 68,66,197 रुपए का अंतर था। जब अधिकारियों ने उनसे पूछा कि अतिरिक्त पैसा कहां से आया तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यही मामला यहां से और गंभीर हो जाता है। जांच आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच मामला अचानक नया मोड़ लेता है। शुरुआत में जांच एंटी करप्शन टीम कर रही थी, लेकिन बाद में यह केस विजिलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी दौरान ललित कुमार का प्रमोशन भी हो जाता है और वो RI से ARTO यानी कि सेकंड आगरा बन जाते हैं। आगरा में उनकी तैनाती करीब 5 साल तक रही। जुलाई 2025 से अक्टूबर 2025 तक उनके पास ARTO एडमिनिस्ट्रेशन का अतिरिक्त चार्ज भी रहा। इसके बाद 3 अक्टूबर 2025 को वो सरकारी सेवा से रिटायर हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आगरा में पोस्टिंग के दौरान वो ज्यादातर समय छुट्टी पर ही रहे। कहा जाता है कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि उनके खिलाफ चल रही जांच कभी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए वो ऑफिस कम और छुट्टी पर ज्यादा दिखाई देते थे। आखिरकार रिटायरमेंट के बाद वो लखनऊ के अलीगंज सेक्टर E स्थित अपने मकान में रहने लगे। दूसरी तरफ उनकी फाइल अब 2025 बैच IPS ऑफिसर मंजिल सहनी के पास पहुंच चुकी थी। उन्होंने पूरे मामले की दोबारा समीक्षा की और एक विशेष विजिलेंस टीम बनाई। टीम ने कोर्ट से सर्च वारंट हासिल किया और फिर तय हुआ कि सीधे उनके घर पर छापा मारा जाएगा। आखिरकार 7 जुलाई 2026 की सुबह करीब 9:30 बजे विजिलेंस टीम अलीगंज पहुंचती है। टीम ने सबसे पहले घर की डोरबेल बजाई। दरवाजा खुला तो सामने खुद पूर्व ARTO ललित कुमार थे। अधिकारियों ने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और बताया कि उनके पास कोर्ट का सर्च वारंट है तथा वो घर की तलाशी लेना चाहते हैं। कानूनी आदेश होने की वजह से उन्हें टीम के अंदर आना पड़ा। इसके बाद पूरे घर में बारीकी से सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। ये सर्च ऑपरेशन कुछ घंटों तक नहीं बल्कि 26 घंटों तक लगातार चलता रहा। 7 जुलाई की सुबह हुई कार्रवाई 8 जुलाई की दोपहर तक जारी रही। इसी दौरान अधिकारियों को घर में एक ऐसी तिजोरी मिली जिन्हें बेहद चालाकी से दीवार के अंदर छिपाया गया था। एक तिजोरी बड़ी अलमारी के पीछे बनी हुई थी, जबकि दूसरी पूरी तरह दीवार के अंदर फिट थी। पहली नजर में किसी को अंदाजा ही नहीं हो सकता था कि वहां कोई गुप्त तिजोरी भी हो सकती है। जब दोनों तिजोरी खोली गई तो अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गई। सबसे पहले नोटों की गड्डियां बाहर आनी शुरू हुई। गिनती करने पर नगद रकम करीब 1,32,00,000 रुपए की निकली।
इसके बाद सोने के बिस्किट और भारी मात्रा में सोने के आभूषण मिले, जिनका कुल वजन करीब 13 किलोग्राम बताया गया। इसके अलावा लगभग 9 किलोग्राम की चांदी बरामद हुई। टीम ने घर का कोना कोना खंगाला तो एक इनोवा कार, एक i20 कार, एक लाइसेंस रिवॉल्वर, कई बैंक अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट और दूसरी वित्तीय संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले। शुरुआती जांच में सिर्फ नकदी और वित्तीय निवेश ही करोड़ों रुपए में पाए गए। जांच आगे बढ़ने पर अधिकारियों का एहसास हुआ कि ये मामला सिर्फ कैश और सोने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे करोड़ों रुपए की अचल संपत्ति का भी बड़ा नेटवर्क बना हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे खुलासे और भी होते चले गए। विजिलेंस टीम को लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी और रायबरेली समेत कई जगहों पर फैली हुई कुल 15 प्रॉपर्टीज के दस्तावेज भी मिले। इसमें अलीगंज सेक्टर ई में 2 मकान, कई रेसिडेंटल प्लॉट्स, कृषि भूमि, वृंदावन योजना का प्लॉट, अंसल एपीआई और अमरपाली स्प्रिंग मीडो में फ्लैट बुकिंग, नोएडा की माहेश्वरी इंफ्राटेक परियोजना में निवेश और कई अन्य संपत्तियां भी शामिल थी। अधिकारियों का कहना था कि सर्कल रेट के हिसाब से इनकी कीमत कम दिखाई जा सकती है, लेकिन मार्केट वैल्यू के आधार पर इनकी कुल कीमत करीब 50 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। जांच में यह भी सामने आया कि आरआई और बाद में आरटीओ रहते हुए उन्होंने कथित तौर पर सबसे ज्यादा वसूली ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों की फाइनेंस, फिटनेस परमिट और सड़क पर होने वाली चेकिंग के दौरान की। आरोप है कि सरकारी कार्रवाई के नाम पर लोगों से पैसे वसूले गए और धीरे धीरे करोड़ों रुपए की संपत्ति खड़ी कर दी। जब ये खबर मीडिया में आई तो हर तरफ इस मामले की चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे कि एक सरकारी अधिकारी के पास इतनी बड़ी दौलत आखिर आई कहां से। जब ललित कुमार से पूछा गया कि इतनी संपत्ति कैसे बनाई तो उन्होंने दावा किया कि उन्हें काफी कुछ अपने ससुराल से गिफ्ट में मिला, लेकिन जांच एजेंसी को यह जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद आशंका जताने लगी कि अब सिर्फ विजिलेंस ही नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर ईडी या दूसरी एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर सकती हैं। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि कहीं रिश्तेदारों, परिवार के सदस्यों या फिर परिचितों के नाम पर कोई बेनामी प्रॉपर्टी तो नहीं खरीदी गई। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली विजिलेंस टीम को 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। इसके बाद यह मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है कि ललित कुमार मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले हैं। उन्होंने शुरुआत में रोडवेज में फोरमैन के रूप में नौकरी की, बाद में परिवहन विभाग में आरआई बने और फिर प्रमोशन के बाद एआरटीओ के पद तक पहुंचे। लेकिन अब रिटायरमेंट के कुछ ही महीनों के बाद वो कथित अवैध संपत्ति की वजह से जांच एजेंसियों के घेरे में है। यह मामला एक बार फिर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर बड़े सवाल खड़ा करता है। अगर किसी अधिकारी की वैध आय और उसकी संपत्ति में इतना बड़ा अंतर दिखाई देता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। हालांकि किसी भी व्यक्ति की अंतिम कानूनी जिम्मेदारी और दोष का फैसला अदालत ही करती है। फिलहाल विजिलेंस की जांच जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।